जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आया। 43 सर। 43 एक्सरसाइज 1 वाला। हाँ सर। एक्सरसाइज 1 के 43 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शन। तो जैसे नहीं लास्ट नहीं नहीं क्लास। नहीं नहीं सर, ये तो हो गया था। एक मिनट, 46 है 46। 46, क्वेश्चन नंबर 46 में प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। डाउट है इसमें? हाँ सर, इसी में। आरबेच को, आरबेच के लिए वर्कशीट तो नहीं चाहिए, वर्कशीट तो दे भी नहीं रहे उनको। हाँ ठीक है, अगर होगा तो दे देंगे प्रिंट करके, कोई दिक्कत नहीं। बुकलेट या डीपीपी, डीपीपी, डीपीपी दे सकते प्रिंट आउट करके। ठीक है, देख लेंगे। हाँ भाई, आर्यमान, क्वेश्चन नंबर 46 का ए पार्ट। हाँ सर, ये कहीं कॉपी वॉपी ढूंढ के देखने की कोशिश किया कि कहीं ऐसा कुछ जिंदगी में पढ़ाए हो? नहीं बता सर, जल्दी। ऐसा कुछ तो। ऐसा नहीं देखा कहीं पे? ऐसा कुछ किए थे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन? ये लो सामने ही तो दिख रहा है। वाह, स्टार मार्क करा रखा है भाई। दो दो क्वेश्चन, 14 नंबर 15 नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ सर, दिखा। तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है इधर। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नीचे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ऐसा कुछ जाना पहचाना दिख रहा है? हाँ सर। बन जाएगा। हाँ सर। ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेगा, ठीक है? और कोई डाउट? यस सर। बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 17। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 17। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारे दिए थे क्या? अच्छा, पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। ये तो एक्सरसाइज 2 चल रहा है शायद से। कितना क्वेश्चन है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 17। हाँ भाई, ट्राई करने की कोशिश की ढंग से इसमें। सर किए थे। क्या समझ में आया जिंदगी में इसमें कुछ? सी सवाल तो अच्छा है वैसे, होगा सर। सवाल सी तो बहुत होगा अच्छा पर है। डी क्यों होगा ये नहीं समझ में आया। डी क्यों होगा ये नहीं समझ में आया, क्योंकि चलो एक छोटा सा चीज बताते हैं तुम लोगों को। जैसे इस कार्बन वाले पार्ट में और इस कार्बन वाले पार्ट में जब कंपैरिजन करेंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर तो खैर है ही रिलेटेबल, लेकिन जैसे अगर यहाँ रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो सेकेंड स्टेप में SN2 रिएक्शन होगा। और अगर SN2 रिएक्शन होगा तो SN2 वाले पार्ट में एक चीज़ बताया था, ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर ट्रांजिशन स्टेट sp2 हाइब्रिडाइज हुआ तो उस केस में जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, यही पार्ट वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। मतलब जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा। और अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर sp2 कार्बन हुआ, इसका मतलब आराम से हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंजुगेशन सिस्टम वाला पार्ट डेवलप कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग जब कंजुगेशन सिस्टम या रेजोनेंस की बात करते थे तो यही बोलते थे कि sp2 टाइप का कार्बन होना चाहिए। तो पाई बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर sp2 है तो एक कंजुगेशन सिस्टम टाइप का पार्ट बनेगा। इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पी ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ आराम से रेजोनेंस कर सकता है। और अगर रेजोनेंस करेगा या रेजोनेंस के जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब डिलोकलाइजेशन वाला पार्ट हो रहा है यहाँ पे। और अगर डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो आराम से यहाँ जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो स्टेबिलिटी वाले पार्ट का फैक्टर थोड़ा इंक्रीज करेगा ट्रांजिशन स्टेट के लिए। तो ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज किया, इसका मतलब जो ग्राफ है, जैसे मान लो हम लोग अगर ग्राफ ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि रिएक्टेंट था और यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबलाइज होगा तो थोड़ा नीचे आएगा ग्राफ वाला पार्ट, थोड़ा नीचे से आराम से मूव कर सकते हैं।
तो अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रिक्वायर्ड होगा या ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा लोअर एनर्जी पे आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट ज़्यादा निकल के आ जाएगा। ऑल्दो ये चीज़ हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी इस क्वेश्चन का एक छोटा सा हिंट दिया तुम लोगों को कि जिस कार्बन पे sp2 है अगर उससे अटैच्ड कोई भी ग्रुप एक रेजोनेंस टाइप का इफेक्ट शो कर सकता है, तो ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट को रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज कराएगा, और अगर स्टेबलाइज कराया तो उसके वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो लोअर एनर्जी पे आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। सबसे लास्ट टॉपिक में इस चीज का डिस्कशन करेंगे हम लोग। और कोई डाउट? सर उसमें SN2 रिएक्शन क्यों हुआ? SN2 रिएक्शन क्यों हुआ वो देख के बता सकते हैं सीधा, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ से KOH वाला पार्ट है तो KOH वाला पार्ट एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहाँ से H+ को हटाएगा, यहाँ N- बनाएगा, और N- बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आराम से R के साथ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके X को हटा सकता है, तो SN2 रिएक्शन होगा। और कोई डाउट? बताओ अभी जल्दी, और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है किसी को? और कोई बना के ही नहीं आया है? कल एग्जाम होने वाला है तुम लोगों का, पेपर बना करके नहीं आया है, मतलब होमवर्क बना करके नहीं आया है। मजा आएगा तुम लोग को, रुक जाओ कल के हाँ पेपर सर में। 36 कौन सा एक्सरसाइज? दिखना पड़ेगा सर, एक मिनट। सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है? बता रहे हैं 36 तो तेरा बस इसमें है, दिखा एक्सरसाइज हुआ 3 है का तो। है। ये सवाल है क्या? हाँ सर ये यही? ये तो नहीं बताएंगे यार सवाल में, नॉट फिजिबल। सीधा पलट के देखो, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, उस टॉपिक में इस तरह का सवाल करा रखे होंगे और इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। ये नोट्स में करा रखा है, देखो एग्जांपल, चारों एग्जांपल नोट्स में कराए हुए हैं। जहां पे अभी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला पार्ट डिस्कस किया है, एग्जैक्टली उसी पार्टिकुलर टॉपिक में देखो, वहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, उसमें ये चीज डिस्कस किया है। और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में देख के मालूम पड़ रहा है कि एसिड बेस्ड रिएक्शन है। ठीक है, उस चीज को अच्छा। हैबिट में डालने की कोशिश करो, धीरे धीरे अपने आप आदत में आएगा, वो चीजें भूलेंगे। बट जब भी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बोलेगा तो एसिड बेस से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एसिड बेस से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बोलो कोई डाउट? हाँ सर बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? सर एक बार 23 में थोड़ा डाउट आया था। 23 में थोड़ा डाउट आया था, एक बार आया था फिर खत्म हो गया। तो 23 कौन से है उसका पार्ट का? सब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव का 23 मतलब एक्सरसाइज 1 का ना? 23 क्वेश्चन नंबर 23 वाले पार्ट में, हाँ बोलो क्या डाउट है इसमें? क्वेश्चन में डाउट है, वर्कआउट में द के जगह पर TEH लगा दिया, इसमें डाउट है एक बार के लिए। नहीं सर। NaOH है तो NaOH वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सीधा SN2 रिएक्शन कराएगा। तो जैसे ये जो पहला पार्ट है, ये पार्ट सीधा SN2 रिएक्शन कराएगा, और अगर SN2 कराया तो वार्डन इन्वर्जन होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जो पार्ट सॉलिड पे है उसकी जगह पे हम लोग एक स्विच आराम से कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे Cl है वहाँ OH डालो और दो में से कोई एक पार्ट को एक्सचेंज कर दो, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बट NaI फॉलोड बाई NaOH, तो जब NaI फॉलोड बाई NaOH होगा मतलब पहले NaI रिएक्शन करेगा, तो पहले जब NaI रिएक्शन करेगा तो वो भी SN2 ही रिएक्शन करेगा। NaI पहले रिएक्शन किया, फिर NaOH वापस से रिएक्शन किया। नॉर्मली जैसे एक चीज बताओ, Cl- में और I- में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? बताओ भाई, Cl- और I- में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? I-। I- तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन करने का चांसेस रखता है, तो उस Cl को I- रिप्लेस करेगा। अगर रिप्लेस किया तो उससे होता क्या है कि जैसे ऑल्दो Cl- वाला पार्ट से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल I- है, लेकिन लिविंग ग्रुप भी ज्यादा अच्छा है। तो अगर उस रिएक्टेंट में से कुछ पार्ट में NaI जाके कंबाइन किया
तो ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। फिर OH माइनस वाला पार्ट फिर से वहीं पे कंबाइन करके उसी I माइनस को हटाया, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। मतलब जब हम लोग NaOH डालेंगे उससे पहले कुछ ना कुछ I माइनस वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा जो ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करेगा। जैसे ही I माइनस को OH माइनस हटाएगा, फिर से I माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर से वो Cl को रिप्लेस करेगा और फिर से OH माइनस उसी आयोडाइड वाले कार्बन के ऊपर रिएक्शन कर रहा होगा। तो पहले ऐसा समझो, मान लेते हैं पहले R कन्फिग्रेशन है और यहाँ से I माइनस वाला पार्ट ऐड हुआ, मतलब वाल्डन इन्वर्जन होगा उस टाइम पे SN2 रिएक्शन, तो इस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे वापस से OH माइनस वाला पार्ट रिएक्शन करेगा, तो जो OH माइनस रिएक्शन करेगा फिर से वाल्डन इन्वर्जन कराएगा, मतलब वापस से R कन्फिग्रेशन आएगा। तो जहाँ Cl है वहीं पे सीधा OH ग्रुप को डाल दो, ये अपना प्रोडक्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 2 का 39 नंबर। एक्सरसाइज 2 का 39 नंबर, एक मिनट। एक्सरसाइज 239, हाँ बोलो। यार इसके शायद आंसर में करेक्शन है, हम एक बार देख लेते हैं। जैसे 4 डेकाइन बोला है ना, तो 4 डेकाइन वाले पार्ट में जैसे इसमें ऑप्शन के हिसाब से ही काम कर सकता है। 2010 में ये सवाल आया था, एग्जैक्टली मेरे पेपर में आया था ये सवाल, और बहुत हड़बड़ी के चक्कर में इसमें हम क्वेश्चन गलती किए थे। 2010 का ये सवाल था, सेम तो नहीं था बट इसी टाइप का कुछ सवाल होगा, और हम कार्बन के काउंटिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। मतलब ये सवाल इतना घटिया टाइप का सवाल है, ये गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे अल्काइन है, तो तुम लोगों को फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में एक चीज बताया था, उससे पहले भी 2-3 जगह स्टार मार्क किया था, एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में और स्टेबिलिटी ऑफ आयंस में, बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में भी, कि एक टर्मिनल अल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ से जो कंजुगेट बेस बनता है C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, एक मिनट, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहाँ से जो कंजुगेट बेस बनेगा NH2 माइनस, यहाँ पे sp कार्बन है which is more electronegative than sp3 नाइट्रोजन, तो उसके वजह से C ट्रिपल बॉन्ड C में जो माइनस चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिस कंजुगेट बेस का, मतलब जिस एसिड का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। तो NH2 माइनस है, यहाँ अल्काइन वाला पार्ट है, तो नॉर्मली रिएक्शन ऐसा होता है, और ये हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में भी डिस्कस किए हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड CH स्टार मार्क भी कराया था, वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 वाला पार्ट। तो जब इन दोनों कंपाउंड्स में हम लोग रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, तो रिएक्शन वाले पार्ट में आराम से ये जो NaNH2 वाला पार्ट है, एक मिनट, हाँ, ये जो NaNH2 वाला पार्ट है, यहाँ से NH2 माइनस यहाँ के H प्लस को हटाएगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बनाएगा और साथ ही साथ NH3 वाले पार्ट का फॉर्मेशन कराएगा। अब इसमें होगा क्या, ये जो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का फॉर्मेशन हुआ, ये भी तो एक तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल ही है। तो अगर हम लोग के पास RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया, मान लो R-X के साथ रिएक्शन किया, ऐसा लिख देते हैं R-X, तब इस केस में अगर ये R-X के साथ रिएक्शन करेगा तो C माइनस इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाएगा। मतलब प्रोडक्ट में R के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C और उसके साथ R-, ऐसा हम लोग आराम से स्ट्रक्चर मेंशन कर सकते हैं। वही चीज़ प्रोडक्ट में दे रखा है 4 डेकाइन। तो अगर हम लोग 4 डेकाइन का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करें, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4 डेकाइन, मतलब चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये जो पार्ट था, इस पार्ट में ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये दूसरे कार्बन चेन से अटैच्ड हुआ। तो बेसिकली इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ कुछ ना कुछ कार्बन चेन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो ये कैसे बन सकता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C R-। अगर इसको बनाना है तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये पार्ट, एक पॉसिबिलिटी इधर के बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो यहाँ से R और C ट्रिपल बॉन्ड C R- माइनस मिलेगा, और दूसरा राइट साइड के बॉन्ड को ब्रेक करो, तो यहाँ से दूसरी पॉसिबिलिटी R के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और साथ ही साथ R- वाला पार्ट मिलेगा। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर बनाना होगा इस रिएक्शन के थ्रू, तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी हम लोग का इस पार्टिकुलर पार्ट, ये बॉन्ड को ब्रेक किया, इसके ऊपर हेलोजन वाले पार्ट को अटैच किया, और यहाँ वाले पार्ट से हम लोग को अल्काइन का फॉर्मेशन मिल जाएगा, एक तरीका।
या फिर राइट साइड वाले पार्ट को, इसको ब्लू कलर से हम डिनोट कर देते हैं, राइट साइड वाले पार्ट के बॉन्ड को ब्रेक किया और इस कार्बन के ऊपर हेलोजन का अटैचमेंट करके और राइट साइड लेफ्ट वाले साइड को पूरा कार्बन चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी निकल के आ सकता है अगर अपने को प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ब्लू कलर से लिख देते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है 3 4 5, एक ये पार्ट हो सकता है अल्काइन, और अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में 4 का कार्बन चेन, सॉरी 5 का कार्बन चेन और उसमें एक हेलोजन वाला पार्ट होगा। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है पूरे स्ट्रक्चर को बनाते वक्त। और उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी एक और कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। अगर सेकंड पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना शुरू करें, उसको रेड कलर से हम डिनोट कर देते हैं। अगर ये हम लोग लेफ्ट साइड में रेड कलर वाले पार्ट को लेके चले तो उस केस में 3 कार्बन से अल्काइल हैलाइड अटैच्ड होगा और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से हम लोग आराम से अपने ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट को अटैच कर सकते हैं। तो आइदर 5 का 2 यूनिट रहेगा जिसमें 5 का अल्काइल हैलाइड 5 का अल्काइन बन गया, या फिर 7 और 3 का कॉम्बिनेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है, यहाँ 3 कार्बन दे रखा और दूसरे वाले साइड में 1, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे एक 5, तो 5 टोटल कार्बन इधर है और 3 टोटल कार्बन इधर है, मतलब 5 3 8। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, सीधा आंसर रिजेक्ट हो गया। उसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा जब हम लोग उसके नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो उसके नीचे वाले केस में हम लोग के पास ऐसा ऑप्शन दे रखा है, इसको हम और ऊपर ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। चलो ध्यान दो। जैसे उसके बाद वाले केस में अगर जाएंगे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन वाले पार्ट में 1 कार्बन 3 कार्बन चौथा कार्बन, तो 4 कार्बन इधर है और 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 कार्बन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करना शुरू करें हम लोग, तो थर्ड वाले केस में हम लोगों के पास ऑप्शन दे रखा है 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, उसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन प्लस 4 कार्बन 10 कार्बन, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। और उसके आगे वाले केस में 3 कार्बन और यहाँ पे 1 4 2 मतलब सॉरी 4 1 5 5 2 7 कार्बन, तो यहाँ पे 3 प्लस 7 का कॉम्बिनेशन है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जब हम लोग अपना आंसर देख रहे थे, ब्लू वाला आंसर लो या नीचे रेड वाला आंसर लो, इन दोनों में से 6 4 का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं था। इधर 5 5 का कॉम्बिनेशन है और 7 3 का कॉम्बिनेशन है 4 डेकाइन के हिसाब से। इसका मतलब सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। आराम से डी वाले पार्ट को कंसिडर करके चल सकते हैं, जिसमें अल्काइन वाला पार्ट 7 मेंबर में गया था, तो ठीक है यहाँ 7 मेंबर में अल्काइन वाला पार्ट है। और उसके अलावा अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट 3 मेंबर रिंग की तरफ गया था, तो 3 मेंबर रिंग में अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट को मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो सवाल का बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, पहले एसिड बेस रिएक्शन कराया, फिर एसिड बेस रिएक्शन कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में SN2 रिएक्शन करा के हम लोग कार्बन चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये चीज़ थोड़ा ध्यान भी रखना, अगर एक कन्वर्जन के टाइम पे, जैसे जब भी सब्जेक्टिव सवाल होता है, तो सब्जेक्टिव सवाल में नॉर्मली पूछने का ये तरीका होता है कि ये रिएक्टेंट है, इसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, जब ये नॉर्मली कन्वर्जन का सवाल होगा। तो अगर एक रिएक्टेंट वाले पार्ट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उस कन्वर्जन के टाइम पे अगर कार्बन चेन एक्सटेंड हो रहा है, मतलब कार्बन चेन 2 की जगह 4 का हो गया, 2 की जगह 6 का, 8 का, 10 का हो गया, 9 का हो गया, 5 का हो गया, अगर कार्बन चेन का साइज बढ़ रहा है, तब उस केस में कन्वर्जन में ये एक रिएक्शन इन जनरल कंसिडर किया जा सकता है, जहां पे हम लोग कार्बन चेन का एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, कन्वर्जन के केस में ये एक तरीका कंसिडर किया जा सकता है अगर कार्बन चेन का एक्सटेंशन हो रहा है तो। और कोई डाउट? और सवाल अच्छा है, बहुत भारी नहीं है, बट सवाल पहली बार है तो इसके लिए अच्छा है, अदरवाइज मेरे हिसाब से आराम से बनने लायक सवाल है। और कोई डाउट है किसी को, किसी क्वेश्चन में? सर एक्सरसाइज 1 का 22 का बी। एक्सरसाइज 1 का 22 का बी, एक्सरसाइज 1 का 22, हाँ 22 का बी। और जैसे सवाल वाले पार्ट में NaI एसीटोन दे रखा, तो NaI एसीटोन में कौन सा रिएक्शन होगा ये पहले कंसिडर करो। तो जैसे एसीटोन वाला जो पार्ट है, ये पोलर प्रोटिक मीडियम है, पोलर एप्रोटिक मीडियम है? पोलर एप्रोटिक। एसीटोन है, एसीटोन का मतलब हो गया प्रोपेनॉन, तो पोलर एप्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक मीडियम कौन से रिएक्शन को फेवर करता है? तो SN2 रिएक्शन को। और NaI में I- भी है, जो कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो भी SN2 रिएक्शन।
तो अपना रिएक्शन यहाँ पे SN2 होगा। ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? पहले वाले पार्ट का, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर थोड़ा कम है। दूसरे वाले केस में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर ज़्यादा है। पीएच के साथ 2 कार्बन, इस पे ब्रोमीन, उसमें पीएच के साथ 1 कार्बन, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है और इस पे ब्रोमीन। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर 3 डिग्री कार्बन में बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। और कोई डाउट? और जो लोग होमवर्क नहीं बना रहे हैं वो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तुम लोग को हो सकता है आसान लग रहा हो, आगे जाके तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब होगा, फिर हमको मत पूछना, क्योंकि तुमसे सवाल बनेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं कि तुमसे सवाल बन जाए। और कोई डाउट? चलो सीक्वेंस पढ़ाई वाले पार्ट पे आते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था एक बार देख लेते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन वाले पार्ट में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे थे, जिसका हम लोग मैकेनिज्म भी डिस्कस कर चुके थे। कि सबसे पहले स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी था, पहले स्टेप में हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला पार्ट अपने आप से हटता है, कार्बोकैटायन बनता है। फिर कार्बोकैटायन वाला पार्ट जो है वो तो रहेगा, बट क्योंकि हम लोग हीटिंग कर रहे हैं तो जो हम लोग का पोलर प्रोटिक मीडियम है वो एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक मीडियम है बेसिकली H2O हो गया या फिर CH3OH हो गया, सब एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव कर सकते हैं। बेसिकली एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस या एम्फोटेरिक टाइप के सब्सटेंस है। तो इस केस में जब हम लोग हीटिंग यूज करेंगे तो हीटिंग के केस में इसका लोन पेयर वाला पार्ट आराम से इसके पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैच जो भी कार्बन होंगे उससे जो भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटा के आराम से एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकता है, मतलब बेसिकली एक अल्कीन का फॉर्मेशन करा सकता है। इस पूरे स्टेप को हम लोग एलिमिनेशन में इवन एलिमिनेशन बोलते हैं। और अगर हम लोग रिएक्टेंट के हिसाब से बात करें तो पूरे कंपाउंड में जो हम लोग का कंपाउंड अल्काइल हैलाइड दे रखा था उससे हम लोग एक हैलोजन को हटा रहे हैं और एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। तो हाइड्रोजन हैलोजन अगर दोनों को हटाए इसका मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजन दोनों का हम लोग के पास रिमूवल हो रहा है। तो अपने पास आराम से एक अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये काम हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और बाकी क्या बन रहा है इस सेकंड वाले पार्ट से हम लोगों को लेना देना रहता भी नहीं है, उसके बिना भी हम लोग आराम से। और इसमें एक छोटा सा पार्ट हम लोग और कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम का डिस्कशन करें तो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाले पार्ट के डिस्कशन को अगर पुटअप करने की कोशिश करें, 1 मिनट। मान लो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला पार्ट तो ये कि सूरज एक चीज बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्रोडक्ट। क्यों? सर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा तभी तो रिएक्शन करना चाहेगा। वैभव वैभव अग्रवाल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा? सुमन? सर प्रोडक्ट होगा। क्यों? सर यदि प्रोडक्ट फिजिबल नहीं होगा ना रिएक्शन। खराब है तेरा? तबीयत खराब है क्या? वायरस वायरस हो गया क्या? नहीं सर, तबीयत खराब है थोड़ा। तबीयत खराब हो गया? तबीयत आजकल के टाइम में तबीयत खराब मतलब वायरस हुआ है? देखो खांस भी रहा है। चेकअप कराया है कि नहीं कराया है? नहीं सर ठीक है। यही तो इंडिया के साथ सबसे बड़ा दुख है। ये लोग को ये लगता है कि ये चीज मार्केट में नाम खराब ना हो जाए कि ये क्या बोलते हैं, तबीयत मेरा खराब हो गया, वायरस हो गया है। पूरा सोसाइटी में क्या लोग बोलेंगे, यार उसके घर में वायरस हो गया है। मर जाएंगे लेकिन सोसाइटी में ये नहीं बताने जाएंगे कि कोरोना वायरस से मरे कि हम ऐसे ही मर गए। लोगों को चेकअप कराने से डर लगता है, पता नहीं क्या तकलीफ है। और घर में खुद से दवाई मत खा लिया करना, ये बहुत ही सीरियस उसमें बोल रहे हैं हम। भूल के भी दवाई मत खाना, और कोई भी नहीं खाया करेगा अपने से। खुद से डॉक्टर मत बना करना। बहुत सारे लोग हम देखे हैं, हम अपने मम्मी को देखे जो खुद से डॉक्टर बनी और अभी नहीं है इस दुनिया में। तो डॉक्टर कभी भी भूल के मत बनना। मत खाओ दवाई, ज़्यादा बेटर है रेस्ट करते रहो, हो सकता है अपने आप तबीयत सही हो जाए।
लेकिन दवाई कभी भी भूल के मत खाओ बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब बिना डॉक्टर के सजेशन के। पैरासीटामोल खा लेते हैं तबीयत खराब है तो, बेनेड्रिल पी लेते हैं गला खराब है तो, नहीं करना है सब काम। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो कुछ मतलब होममेड टाइप का उपाय देख सकते हैं, सूप टाइप का चीज़ पी सकते हैं, मतलब लेकिन दवाई बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो जाए दवाई बिल्कुल नहीं। चेकअप कराना है नहीं कराना अलग चीज़ है, बट हम तो सजेशन देते हैं नॉर्मली कि चेकअप करा लिया करो भाई, मतलब चेकअप कराना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अभी के टाइम पे। है रिस्की सिचुएशन है, तुम लोग अलग से थोड़ा ना, इतना दुनिया में सबको हो रखा है वायरस, अब तुम लोगों को क्या है। आज ही तो एमपी के नेता को, एमपी के जो सीएम है उनको भी हो रखा है। तो हम लोग तो पब्लिक है भाई, हम लोगों का भेड़ बकरी टाइप के हम लोग हैं लोग, हम लोग का कुछ होना जाना थोड़े ना है, सिंपल सी बात है। चेकअप करा लो, अगर तबीयत खराब लग रहा है तो चेकअप करा लो, क्योंकि अर्ली स्टेज में चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी तो ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सौम्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा? सर प्रोडक्ट की हीट दिया जा रहा है। फिर से समझ नहीं आया मेरे, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, अच्छा। और रीज़न क्या बोली? क्योंकि हीट दिया जा रहा है। अगर मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल बताओ, तुमको हम कढ़ाई पे बैठाएं, गरम कढ़ाई पे, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि स्टेबिलिटी घटेगा? बताओ भाई। सर पार्डन। मान लो एक जगह आग जला हुआ है, ठंडे के मौसम में आग जलाते हैं ना, और तुमको उसको आग पे बैठा दिए, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। अरे बताओ भी जल्दी। जैसे यहाँ पे तुम बोली कि सर क्योंकि हीट दिया जा रहा है तो इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं, मतलब बेसिकली सिस्टम को हीट दे रहे हैं। तो अगर तुमको आग पे बैठाते तो अनस्टेबिलिटी बढ़ता है डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब भी किसी सिस्टम को हीट मिलेगा, और ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से बोलते आ रहे हैं, जब भी किसी सिस्टम को हीट मिलेगा, सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब किया तो लोअर एनर्जी से हायर में मूव करेगा। अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव किया, मतलब मोर स्टेबल सिस्टम से लेस स्टेबल सिस्टम की तरफ मूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट वाला पार्ट लेस स्टेबल है। लेकिन मान लो ये नहीं मालूम होता, हीट वाला कंडीशन नहीं मालूम होता, बस ऐसा दे रखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पूछा दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट वाला पार्ट कम स्टेबल है, मतलब हायर एनर्जी पे है? शिवम। फिजिबिलिटी देखते हैं। फिजिबिलिटी देखेंगे? पता ही नहीं है फिजिबिलिटी का हमको, तो ऐसे कैसे देख लेंगे? प्रतीक। प्रोडक्ट होगा सर। हाँ, प्रोडक्ट। क्या ज़्यादा स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा? मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। हाईवे चपंडुक आदमी, अभी यही समझाए कि हीट दे रहे हैं तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ सिस्टम मूव किया है, तो प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा। अभी पूरा एक कहानी ऐसे ही समझाया, अभी बोल रहा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। मोहन। प्रोडक्ट वाले पार्ट में चार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। फिर से बोल एक बार। प्रोडक्ट वाले पार्ट में चार्ज है और प्रोडक्ट वाले इनिशियली प्रोडक्ट वाले पार्ट में चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, वो जो CH3OH है वो बेसिकली यहाँ का जो H+ है, ये H+ वाला पार्ट Br- के साथ कंबाइन कर जाएगा। जो Br- पहले स्टेप में हटा था, तो चार्ज नहीं है। और ये फिर से बोल रहे हैं, एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में हम लोग कार्बन के स्ट्रक्चर से मतलब रखते हैं, बाकी पार्ट से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखा करते हैं। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, कार्बन चेन या सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में बात करें, तब क्या बोलेंगे? कृष्णा।
भारती, किसी को समझ में आता है कोई जवाब, कोई भी आंसर? सर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सैचुरेशन है सर। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, पक्का? सर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए कम स्टेबल होगा वो। ले, दोनों उल्टा लड़ लो आपस में पहले दोनों। अरे सर एल्केन का बॉन्ड एनर्जी कम होता है ना। हाँ तो हम कहाँ ऐसा बोल रहे हैं, हम तो तुम दोनों, तुमको और आदित्य को लड़ने बोल रहे हैं केवल, कि एक आदमी बोल रहा है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तुम उल्टा बोल रही है। बचपन से सुनते आ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो रिएक्टेंट वाले पार्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड है और प्रोडक्ट वाले पार्ट में 1 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। इसका मतलब सिंपली ये है कि हम लोगों का रिएक्टेंट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, आराम से बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में पाई बॉन्ड है लेस स्टेबल होगा। मतलब बेसिकली हम लोग लोअर एनर्जी वाले पार्ट से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है और हीटिंग दे रहे हैं सिस्टम को। हीटिंग देने का मतलब क्या है, सिस्टम को जब हीट देंगे सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस तो होगा ही होगा, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लोअर से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं बेसिकली। तो इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में 2 स्टेप दिख रहा था। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ। तो टोटल 2 स्टेप का रिएक्शन है जिसमें पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन तो बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है उसका। तो लोअर एनर्जी से हम लोग हायर में गए, हायर से फिर वापस से थोड़े लोअर एनर्जी पे उतरने की कोशिश किए। तो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम हम लोग इस तरीके से आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब ग्राफ और भी ऊपर हो सकता है, बट एक काम कर सकते हैं, रुको थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से कार्बोकैटायन वाले स्टेज पे गए, फिर यहाँ से हम लोग आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो 2 स्टेप में अपना रिएक्शन है। ये एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के लिए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो ग्राफ को। चलो ध्यान दो, जैसे इसके आगे फिर से हम लोग वही सब डिस्कशन करना शुरू करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्ट ये क्या बोलते हैं रिएक्शन वाले पार्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री से क्या रिलेशन होता है। दूसरा एक और भी चीज़ हो सकता है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ तो देख के पता चला कि डबल बॉन्ड वाले पार्ट में ये तीनों हाइड्रोजन जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच तीनों के तीनों हाइड्रोजन, जो भी तीनों के तीनों कार्बन है वो सेम टाइप के हैं, तो तीनों हाइड्रोजन भी सेम टाइप के हैं। इसका मतलब राइट वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ या लेफ्ट वाले का हाइड्रोजन हटाओ या नीचे वाले का हाइड्रोजन हटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्टली सेम ही टाइप का प्रोडक्ट आता है। तो इस केस में तो एक ही प्रोडक्ट आया। लेकिन अगर मान लो कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ हाइड्रोजन एलिमिनेशन करना है, तो अपने पास 2 हाइड्रोजन्स की पॉसिबिलिटी है और दोनों अलग अलग है। अगर लेफ्ट साइड से हटाएंगे तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना सकते हैं, अगर राइट साइड से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे तो ऐसे फिर आराम से यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोगों के पास कार्बोकैटायन वाले स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के हाइड्रोजन्स की पॉसिबिलिटी है, तो आराम से हम लोग अल्कीन भी 2 या 2 से ज़्यादा बना सकते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा अल्कीन बनेगा तो कौन से अल्कीन का फॉर्मेशन करना है, एक ये पार्ट भी हम लोग को कंसिडर करते हुए चलना होगा। और उसके बाद अगर अल्कीन बन रहा है तो हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो, तो उस केस में हम लोग आराम से वहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट को भी एसोसिएट करते हुए काम कर सकते हैं।
तो सबसे पहला पार्ट रेट वाले पार्ट की बात करेंगे, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवन रिएक्शन। तो सबसे पहला पार्ट जो कि अपना आरडीएस वाला पार्ट है, इस आरडीएस में लिविंग ग्रुप केवल हट रहा है, केवल लिविंग ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, बाकी न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आरडीएस के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और ये चीज़ हम लोग SN1 रिएक्शन में भी डिस्कस करके चल रहे थे। तो यहाँ से रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये जो ध्यान रखना होता है, और बस नोट करने के लिए नोट कर लो इस चीज़ को। ग्राफिकल पार्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग का रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का ग्राफ होगा तो किस तरीके का ग्राफ निकल के आएगा, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आराम से कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो ग्राफ को और रेट वाले पार्ट को। और इसको नोट करने के बाद छोटा सा हेडिंग मेंशन कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवन रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवन रिएक्शन। जिसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक फैक्टर वापस वही सेम कंसिडरेशन लेकर के चल रहे हैं हम लोग कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वाले पार्ट को बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वाले पार्ट को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तब उस केस में हम लोग का रेट ऑफ इवन रिएक्शन वाला पार्ट आराम से इंक्रीज करेगा। वैसे ये सब जगह था, SN1 हो, SN2 हो, इवन हो, हर जगह पे रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट आराम से इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहला पार्ट। सेकेंड पॉइंट जो ध्यान रखना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन takes place in the RDS formation of carbocation takes place in the RDS. Therefore, more stable carbocation higher rate of even reaction, higher rate of even reaction। ये SN1 के जैसा भी पार्ट था, SN1 में भी इसी टाइप का हम लोगों ने कंसंट्रेशन लेकर के काम किया था। थर्ड पार्ट, अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म को कंसिडर करें हम लोग, तो इस केस में पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप हट रहा है और खुद से हट रहा है, तो वापस से लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छा होगा, मतलब लिविंग ग्रुप जल्दी हटेगा, तो जब जल्दी हटेगा तो कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा, और अगर कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट भी ज़्यादा फास्ट रहेगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो जब RDS में लिविंग ग्रुप हट रहा है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगा उस केस में आराम से हम लोग लिविंग ग्रुप को हटा करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जितना हाई होगा उस केस में रेट ऑफ इवन रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पे वापस से रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात कर सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में सेम कंसिडरेशन, पहला लिविंग ग्रुप चेंज करो, दूसरा लिविंग ग्रुप सेम रखो, डिग्री वाले पार्ट को चेंज करो। तो अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को कंसिडर करना शुरू करें तो सबसे पहले RI वाला पार्ट, RBr वाला पार्ट, RCl वाला पार्ट और RF वाले पार्ट में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप I है, तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फिर RBr, फिर RCl और सबसे लास्ट में RF में होगा। और अगर हम लोग डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड के टर्म में काम करना शुरू करें, तब उस केस में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के टर्म में अगर काम करें, और ये लिखना लॉजिकल नहीं है CH3X,
क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए, इधर एक ही कार्बन है, तो मिथाइल का तो चांस ही नहीं बनता है, इसको लिखना भी लॉजिकल नहीं है। तो 3 डिग्री वाला पार्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। फिर 2 डिग्री वाला पार्ट, फिर 1 डिग्री वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। नोट कर लो ये पार्ट। SN1 में भी एग्जैक्टली सेम पार्ट था, RI, RBr, RCl, RF। SN2 वाले पार्ट में और नीचे जो पार्ट था SN1 में वो भी सेम था। SN2 में जस्ट उल्टा था नीचे वाला पार्ट, क्योंकि वहां पे हम लोग एस्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर के टर्म में काम कर रहे थे। फिर उसके बाद जब हम लोग फोर्थ फैक्टर की बात करेंगे, तो फोर्थ फैक्टर वाले पार्ट में मीडियम वाले पार्ट का रोल आता है, और SN1 में कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन है वो पार्ट पोलर प्रोटिक मीडियम के केस में फेवर हो रहा था। तो यहाँ पे भी क्योंकि SN1 के जैसा ही रिएक्शन है, तो इसका मतलब मीडियम में पोलर प्रोटिक मीडियम वाला ही पार्ट आराम से इसको फेवर करेगा, या फिर पोलर प्रोटिक मीडियम पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स इवन रिएक्शन आराम से बोल सकते हैं। मतलब मीडियम एग्जैक्टली सेम सपोर्टिंग रोल में रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे निकल के नहीं आना है। चार तो मेरे हिसाब से ये बेसिक फैक्टर हो गए जिसको तो एकदम ध्यान रखना होता है। पूरा का पूरा रिएक्शन तब हो रहा है जब हम लोग हीट दे रहे हैं, और यही एक्चुअल में एक डिफरेंस पॉइंट है SN1 या E1 वाले पार्ट में। अगर हीट नहीं होगा तो SN1, अगर हीट हो गया तो E1। तो अगर हीटिंग दे रहे हैं मतलब लोअर एनर्जी को हायर एनर्जी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे एक चीज ध्यान रखने की कोशिश करो, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे तो सब्स्टिट्यूशन के केस में रिएक्टेंट हायर एनर्जी पे था और प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे था। तो यहाँ जब हायर से लोअर पे जाएंगे तो हीट बाहर निकलेगा, जबकि अभी हम लोग हीट दे रहे हैं मतलब लोअर से हायर पे जाना है। तो अगर हायर से लोअर जाना होता तो हीट अपने काम का नहीं है, वो उल्टा इफेक्ट डालेगा, वो लोअर से हायर जाने का इफेक्ट डालेगा। और हम लोग को यहाँ पे एक अल्केन से अल्कीन वाले पार्ट में जाना, मतलब ऑलरेडी लोअर से हायर में जाना भी है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, हायर से लोअर जाना या लोअर से हायर जाना। हीटिंग में लोअर से हायर जाना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी मिलते चला जा रहा है। तो आराम से हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हायर टेम्परेचर, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम को उतना ही ज़्यादा हीट मिलेगा। हायर टेम्परेचर फेवर्स इवन एलिमिनेशन, और फेवर्स का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली बढ़ा देगा। ऑल्दो जैसे केमिकल काइनेटिक्स में पता चल जाएगा तुम लोगों को कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इवन एलिमिनेशन इंक्रीज कर देता है, ये एक चीज़ तुमको आराम से पता भी चल जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं आराम से कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा, साथ ही साथ एलिमिनेशन का जो पार्ट है वो फेवरेबल भी होगा। मतलब फेवरेबल कंडीशन होना अलग चीज़ है और रेट ऑफ रिएक्शन होना एक अलग चीज़ है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा और जो इवन एलिमिनेशन है वो उसका फेवरेबल कंडीशन भी बढ़ रहा होगा। इनफैक्ट जैसे चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबका रेट बढ़ेगा, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो चाहे E1 हो चाहे E2 हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम लोग को याद होगा क्लास 11th क्लास में जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में अरेनियस इक्वेशन डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे K या रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू E पर पावर माइनस E अपॉन RT होता है। तो बेसिकली वहाँ पे एक चीज़ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। वो भी केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में डिस्कस भी किया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सब का बढ़ता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा तो है नहीं अगर रिएक्शन ही नॉन फेवरेबल होना शुरू हो जाए। तो इसलिए हम लोग बाकी केसेस में टेम्परेचर का फैक्टर नहीं नोट करेंगे, आराम से हम लोग इवन एलिमिनेशन वाले पार्ट को लेके चलते हैं। बट ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से SN1, SN2, E1, E2 सब का रेट बढ़ेगा, बस कंडीशन फेवरेबल नहीं निकल के आएंगे। ये एक छोटा सा पार्ट होगा जिसको ध्यान रखना होता है। इसके नीचे फिर नोट लिख करके कुछ कुछ पॉइंट मेंशन करो। पहला पॉइंट, since carbocation formation takes place, therefore carbocation rearrangement
will take place. Therefore कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट will take place. बाई डिफॉल्ट है ये, तुम लोगों को कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में भी बोला था कि अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो, मतलब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा किसी भी मैकेनिज्म में, तो ये एक पार्ट याद रखना ही रखना है, और 5 से 6 जगह कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये पार्ट ध्यान रखते हुए काम करना होता है. सेकेंड पॉइंट, that alkene will be the major product, will be the major product which is more stable, which is more stable, and it is always formed, it is always formed through most stable carbocation after rearrangement, formed through most stable carbocation after rearrangement. जो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और हमेशा ये मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन के थ्रू काम किया करेंगे. मतलब कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कराते वक्त जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा, उस कार्बोकेटायन से जो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल निकल के आ सकता है, वहाँ से हम लोग मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे. और अल्कीन के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हमेशा हाइपर कंजुगेशन वाले पार्ट को यूज़ करना. जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, या फिर जहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा वहाँ और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा. अगर हाइपर कंजुगेशन सेम है तो सिस ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर में हम लोग ट्रांस वाले पार्ट को ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस इन जनरल मान के चलते हैं. एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना. और इस पूरे रूल को कि जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इस पूरे रूल को हम लोग सेचेफ रूल भी बोला करते हैं. सेचेफ रूल. और अगर पॉला ब्रूस पलट के देख रहे होंगे, या शायद मेरे हिसाब से कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देख रहे होंगे, तो वहाँ पे ये वर्ड मेंशन किया हुआ रहता है. और एनसीईआरटी में हमको एक्चुअल में मालूम नहीं था कि सेचेफ रूल कुछ होता है, क्योंकि हम एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं थी ये टॉपिक. एक्चुअल में हम नहीं पढ़े थे अपनी ज़िंदगी में. जब हम पढ़ाना शुरू किए तब मालूम पड़ा हमको कि ये जो लास्ट में जो वर्ड लिखा है जेड से, इसका प्रोनाउंसिएशन सेचेफ के जैसा होता है, तो इसीलिए इसको एनसीईआरटी में सेचेफ रूल बोल दिया गया है. बट एक्चुअल में वो जो जेटसेव्स है उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह का है, इसलिए ऐसा नाम मेंशन कर दिया गया है. तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना. दोनों है सेम चीज़, और सेचेफ कोई वर्ड नहीं है. जो रशियन प्रोनाउंसिएशन है उसमें सेचेफ ही लिखने का तरीका JZAITSEV करके लिखा हुआ है. दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ है. फिर उसके बाद एक छोटा सा पार्ट हम लोग को डिस्कस करना होता है स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट. और स्टीरियो केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, नोट करते जाओ. स्टीरियो केमिस्ट्री में सिंपल सा स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे, इफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म is possible, if geometrical isomerism is possible, then Bulkier group on the transposition, Bulkier group on the transposition will be the major product, will be the major product. इन सारे पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना. अभी 3-4 एग्जांपल्स में इसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस को तुमको खुद से ट्राई करते चले जाना है. ये क्या हो गया भाई? चलो ध्यान दो. जैसे 2-3 जो रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, उसमें सबसे पहला रूल तो ये है, फैक्टर्स वाला पार्ट तो खैर ध्यान रखना SN1 के जैसा है, इसलिए हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 का एग्जांपल यहाँ नहीं कर रहे हैं. उसके पीछे एक और भी रीजन है.
जैसे जब हम लोग SN1 SN2 करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन काफ़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन है, लेकिन इवन एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन माना जाता है। तो जब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का डिस्कशन करेंगे, अल्काइल हैलाइड के खत्म होने का जब अल्कोहल का टॉपिक आएगा, तो जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का डिस्कशन करेंगे तब उस पार्टिकुलर पार्ट में हम लोग इवन एलिमिनेशन के फैक्टर से एसोसिएटेड रेट ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। बट अभी उस चीज़ के फैक्टर से एसोसिएटेड रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने का बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, क्योंकि SN1 के जैसा ही सब कुछ आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हम लोग का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही सब होगा कि हम लोग का जो रिएक्शन दे रखा है उस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग कार्बोकैटायन अगर बना रहे हैं तो रीअरेंजमेंट चेक करके काम करना होगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है और एक से ज़्यादा अल्कीन बनाने की पॉसिबिलिटी है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद जो मिला उससे जो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल बन सकता है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, तो रेजोनेंस इफेक्ट देखो और हाइपर कंजुगेशन देखो, और अगर हाइपर कंजुगेशन सेम है तो सिस ट्रांस स्ट्रक्चर में ट्रांस वाला स्ट्रक्चर देखा करो। वो इस रूल से भी समझ में आ रहा होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से, कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में बोला गया है बल्कियर ग्रुप को अपोजिट डायरेक्शन में रखो ताकि वांडर वॉल रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा मिनिमाइज रहे। तो अगर सवाल में केवल मेजर प्रोडक्ट बनाने बोला विदाउट स्टीरियोआइसोमर, तब उस केस में केवल कार्बोकैटायन देखो, रीअरेंजमेंट देखो, और उस केस में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बन सकता है वो बना के देखो, पहला चीज़। अगर टोटल प्रोडक्ट बनाने बोलेगा तो हर एक कार्बोकैटायन को बनाते जाओ और हर एक कार्बोकैटायन से जितने अल्कीन्स बन सकते हैं वो सारे अल्कीन्स बनाते जाओ, और उसके बाद देखो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री बोला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करना होगा और उसके हिसाब से अपना आंसर आराम से देते चले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, और कुछ एग्जांपल हम खुद से सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट्स और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जैसे अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया है मतलब ऑल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अगर सवाल में जैसे सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया है मतलब ऑल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अगर सवाल में केवल मेजर बोलेंगे तो केवल मेजर बनाना। अगर सवाल में स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमर्स इन मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे तो मेजर बना के उसमें स्टीरियो आइसोमर वाला पार्ट देखना। अगर सवाल में ऑल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे तो सारे अल्कीन बना के उसमें मेजर प्रोडक्ट वाले पार्ट का फॉर्मेशन करना है। तो अगर कुछ नहीं दिया तो ऑल प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर करना, उसमें स्टीरियोआइसोमर को ऐड मत करना, इस एक चीज का ध्यान रखना। अब जैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इस एक चीज का थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। जैसे अगर मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, सब्जेक्टिव आया, तो करना क्या होगा, हम क्या करते एग्जैक्टली। तो सबसे पहला पार्ट, जहाँ पे रिएक्टेंट में हम लोग के पास ब्रोमीन दे रखा होगा, ये हटेगा, CH3OH है पोलर प्रोटिक मीडियम और सॉल्वेंट खुद ही रिएक्शन कर रहा मतलब सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है तो SN1 होना चाहिए। लेकिन हीटिंग दे रखा तो SN1 प्लस हीटिंग, इसका मतलब इवन रिएक्शन आराम से हो सकता है। तो इवन रिएक्शन तो हो रहा है। कैसे करेंगे इवन रिएक्शन, तो पहले लिविंग ग्रुप को हटाओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना के देख लो, बस बाय डिफॉल्ट कर लेना ऐसा। उसके बाद ये चीज सोच के देखना कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट में जा सकता है क्या। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये 2 डिग्री कार्बन है और बगल में 1 डिग्री कार्बन है, बगल में 2 डिग्री सेम टाइप का कार्बन है, तो इधर जाने का कोई सेंस नहीं है। और 1 डिग्री पे तब जाता ग्रुप जब वहाँ पे कोई प्लस से रेजोनेंस इफेक्ट मिलता, बट यहाँ पे 1 डिग्री पे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री में मूव नहीं करेगा, मतलब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है और हम लोग को सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो सबसे पहला काम, पॉजिटिव चार्ज जो है उससे अटैच जितने भी कार्बन से उनको मार्क करो। तो जैसे यहाँ वाले पार्ट में एक कार्बन, यहाँ वाले पार्ट में एक कार्बन, उन दोनों को कंसिडर किया। अब उसके बाद क्या करना है, तो इस कार्बन का हाइड्रोजन केवल एक ही हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों सेम टाइप के, मतलब एक ही डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से इसको हटाया और ब्रोमीन को हटाया तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा, सेकेंड कार्बन वाले पार्ट को कंसिडर करें तो ये थोड़ा नया टाइप का कार्बन है, पहले वाले कार्बन के जैसा नहीं है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटाए तो इन दोनों कार्बन के बीच में, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाए, इन दोनों कार्बन के बीच में आराम से हम लोग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं।
तो ये टोटल 2 अल्कीन्स बना सकते हैं या 2 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और क्योंकि स्टीरियोआइसोमर का सवाल बोला नहीं है तो स्टीरियोआइसोमर इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा बोलता ऑल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो, तब इस केस में इसी क्वेश्चन में जितने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो सकते थे वो सब बनाते हम लोग, पहला चीज। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता उसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म देखते, तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते। तो पहले वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है और एक ही डबल बॉन्ड है, मतलब सिस प्लस ट्रांस आराम से 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब टोटल मिला करके 3 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स बोलने का तरीका अपना हो जाएगा। नोट करो पहला सवाल, और अगर किसी स्टेप में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर सिर्फ हाइड्रोजन ही हटेगा? अब ब्रोमीन तो पहले ही हटा चुके थे ना हम लोग पहले स्टेप में, उसी के बाद ही तो कार्बोकैटायन बनाए थे, तब जाके फिर लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन हटा था। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? एक चीज बड़ा अच्छा है इसमें पढ़ाने में, बड़ा आसानी है, कॉपी पेस्ट मार सकते हैं हम सब चीज, हम तो ध्यान ही रखते थे पहले। चलो ध्यान दो सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अगर सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो जैसे अल्काइल हैलाइड दे रखा और पोलर प्रोटिक मीडियम दे रखा जो कि सॉल्वेंट खुद ही है, रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करा, तो SN1 होना चाहिए। बट हीटिंग दे रखा, इसका मतलब SN1 प्लस हीटिंग आराम से E1 रिएक्शन होगा। और सवाल में बोला है ऑल प्रोडक्ट, स्टीरियोआइसोमर नहीं बोला है बट ऑल प्रोडक्ट बनाने बोला है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, तो इस केस में जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप में ब्रोमीन है पहले इसको हटाते हुए कंसिडर करो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो समझ लिया वहां पे। अब उसके बाद क्योंकि ऑल प्रोडक्ट बोला है तो रीअरेंजमेंट चेक करना ही करना होगा। तो अगर एक चीज और ध्यान रखना, अगर रीअरेंजमेंट का केस है तो कार्बोकैटायन हमेशा अलग से बना लिया करना। जैसे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 डिग्री कार्बन है, बगल में 1 डिग्री कार्बन और दूसरे साइड में 4 डिग्री कार्बन। तो अगर 2 डिग्री के बगल में 3 डिग्री या 4 डिग्री है तो रीअरेंजमेंट होता ही होता है, गिवन दैट कोई प्लस एम या रेजोनेंस इफेक्ट ना हो। क्योंकि 2 के बगल में अगर 3 डिग्री 4 डिग्री है और रीअरेंजमेंट अगर हुआ तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो 2 डिग्री के बगल में जो 4 डिग्री कार्बन है आराम से शिफ्टिंग होगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाला पार्ट होगा तो इस केस में फिर हम लोग अलग से इस कार्बोकैटायन को बना के ही काम करेंगे। सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाया, फिर रीअरेंजमेंट वाला पार्ट देखा। तो 2 डिग्री वाला कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जब जस्ट बगल वाले पार्ट पे जाएगा तो यहाँ तो केवल मिथाइल ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, इसका मतलब आराम से यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर कराए तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गया उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप बच जाएगा, 3 था मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप बच जाएगा, और एक मिथाइल पहले से है और दूसरा एक और मिथाइल आ गया, ये अपना पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ से मिथाइल ग्रुप उठ करके पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे गया, पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले कार्बन पे गया, आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जिन लोगों को रीअरेंजमेंट का पार्ट दिक्कत हो रहा है वो लेक्चर देखो, रीअरेंजमेंट का, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को अलग से लेक्चर में डाल रखा है, देख करके उसको समझना, बहुत सिंपल सा चीज है। तो इस केस में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट अगर हुआ तो ये कार्बोकैटायन बन गया। फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमको तो नहीं दिख रही, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, नॉर्मल कार्बन चेन है, इधर 1 डिग्री कार्बन और दूसरे साइड 3 डिग्री कार्बन सेम टाइप का, तो कोई फर्दर रीअरेंजमेंट तो नहीं हो सकता।
तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैच्ड जो भी कार्बन है उसको देखो और वहाँ के हाइड्रोजन्स को रिमूव करके प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। तो यहाँ के हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ से एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, बट दूसरे कार्बन को अगर देखेंगे तो इसमें 4 कार्बन है, मतलब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन है ही नहीं तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से तो एक प्रोडक्ट आ गया। दूसरे वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है उस कार्बन से अटैच्ड 3 कार्बन है, लेकिन ये 2 कार्बन तो सेम टाइप का है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों में से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को ले लेते हैं, अगर इसको हटाएंगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो आराम से यहाँ डबल बॉन्ड बना और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रह गया, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरे कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल मिला के पहले स्ट्रक्चर से एक पार्ट बना, दूसरे स्ट्रक्चर से 2 पार्ट बना, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 के बराबर लेते हुए काम कर सकते हैं। अगर स्टीरियो आइसोमर बोलता है तो पहले में एक आंसर आता, दूसरे में भी एक आंसर आता, और तीसरे वाले केस को अगर कंसिडर कर रहे होते तो इस केस में भी एक ही आंसर आता। तो 3 ही प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर होता है। खैर, अगर मान लो, अच्छा ऊपर वाले केस में मेजर माइनर तो हम लोग डिस्कस ही नहीं किए, एक सेकेंड। अगर हम लोग मेजर माइनर की बात करें तो पहले वाले केस में जो अल्कीन है इसमें केवल 2 हाइपर कंजुएशन है, जबकि दूसरे वाले अल्कीन में 3 और 3 6 हाइपर कंजुएशन है। तो जब रेजोनेंस नहीं होगा तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुएशन उतना ज़्यादा पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सेकेंड पार्ट ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि पहला वाला पार्ट हम लोग आराम से माइनर प्रोडक्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और नीचे वाले केस में अगर हम लोग अल्कीन के स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले वाले अल्कीन में 0 हाइपर कंजुएशन है, दूसरे वाले अल्कीन में 3 और एक 4 हाइपर कंजुएशन है, थर्ड वाले अल्कीन में 3 3 6 3 9 3 12 हाइपर कंजुएशन है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुएशन सबसे लास्ट वाले केस में है, इसका मतलब ये पार्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है तो जहाँ का कार्बोकेटायन सबसे पहला आया था वहाँ से हमेशा माइनर प्रोडक्ट निकल के आएगा। हम लोग मेजर प्रोडक्ट हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वाले पार्ट से ही रखा करेंगे। तो ये दोनों पार्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे, उसमें भी जो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। और अगर डाउट नहीं है तो आगे के सारे क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करते जाना है। बोला भाई, किसी को कोई डाउट है तो। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना शुरू करो। क्वेश्चन नोट करते जाओ पहले सारा का सारा।
इन सब में सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं तुम लोग को, ऑल प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, अभी स्टीरियोआइसोमर इंक्लूड नहीं करना है। चलो ट्राई करके देखो इतने क्वेश्चंस।
तो क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में यहाँ से क्लोरीन हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट का फिर रीअरेंजमेंट भी होगा, तो आराम से हम कार्बोकैटायन बना के ही काम करते हैं। कार्बोकैटायन वाला पार्ट एक जगह दिख रहा, उसके अलावा कार्बोकैटायन वाला पार्ट जब रीअरेंजमेंट में जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी जगह आएगा। इससे अटैच्ड 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन को हटा करके आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब राइट साइड वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जब लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब एक तो ये प्रोडक्ट निकल के आएगा, दूसरा अपने पास ये प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। फिर उसके बाद जब दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ से 3 कार्बन अटैच्ड हैं लेकिन 2 सेम कार्बन है, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक डबल बॉन्ड निकल के आएगा, मतलब एक ये पॉसिबिलिटी है। और जब दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, मतलब दूसरी एक ये भी पॉसिबिलिटी है। इन चारों में जो ये दोनों कार्बोकैटायन है, सॉरी अल्कीन है, इस साइड से आया, और बाकी दोनों जो अल्कीन्स वाले पार्ट थे वो पहले वाले कार्बोकैटायन से आया था, जो कि लेस स्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट बनेंगे वही मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। उसमें भी अपने पास जो सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन है, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा। 3, 3, 6 और 3, 9 हाइपर कंजुगेशन निकल के आ रहा। ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर वो सेम प्रोडक्ट बन रहा है ना? क्या बन रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों तो सेम प्रोडक्ट है। अगर सेम प्रोडक्ट है तो ये पार्ट को हम लोग आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3 के बराबर बनेगा। 2 तो कॉमन प्रोडक्ट है, उसमें से एक को हटा दिया आराम से। बट ध्यान रखना, ऊपर वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं आएगा क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से आ रहा है, नीचे वाला पार्ट ही मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो यहाँ से ब्रोमीन जब हटा तो पॉजिटिव चार्ज, और रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से अटैच्ड टोटल 3 कार्बन्स हैं, तो अगर एक हाइड्रोजन को हटाए तो एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, मतलब एक ये पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड का। और बाकी दोनों कार्बन सेम है, तो बाकी दोनों में से किसी भी एक जगह से हाइड्रोजन को हटाओ तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। मतलब सेकंड वाले केस में आराम से यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा? तो पहले वाले केस में टोटल 4 हाइपर कंजुगेशन है, दूसरे वाले केस में 3, 2 5, 2 7 हाइपर कंजुगेशन है। तो सेकंड पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, मतलब मेजर प्रोडक्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं। आगे ट्राई करते जाओ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 में काम करो, मेजर प्रोडक्ट बनाओ केवल। क्वेश्चन नंबर 5 में मेजर ओनली। शायद तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट का केस याद होगा। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में इस केस को डिस्कस किया था और स्टार मार्क भी कराया था कि रीअरेंजमेंट होने के बाद पहले तो Br हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे 2 डिग्री कार्बन है उसके जस्ट बगल में 4 डिग्री, मतलब रीअरेंजमेंट तो होगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बगल वाले पे जाएगा और एक इथाइल ग्रुप को उठा के यहाँ डाल सकते हैं। तो इसके वजह से एक इथाइल, फिर कार्बन, फिर उसके ऊपर एक और इथाइल, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बगल वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल, यहाँ के ऊपर एक इथाइल और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज वापस से इधर आएगा और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, क्योंकि अभी इसको 2 हाइपर कंजुगेशन और नीचे 2 हाइपर कंजुगेशन प्लस एक यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, टोटल 5 हाइपर कंजुगेशन मिल रहा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जाएगा तो 3 हाइपर कंजुगेशन, 2 हाइपर कंजुगेशन और जो हाइड्रोजन इधर से जाएगा उसका 1 हाइपर कंजुगेशन, मतलब वापस से बैक जाने में ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है। मतलब यहाँ से स्ट्रक्चर बनाते वक्त हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। 1 मिनट,
आराम से वापस से रीअरेंजमेंट वाला पार्ट कैरी आउट कर सकते हैं। और रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को जब कैरी आउट करेंगे तो उस केस में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डालेगा। उसके अलावा वहाँ पे एक मिथाइल है, वहाँ पे एक इथाइल रहेगा, उसके ऊपर हाइड्रोजन वाला पार्ट जो था वो शिफ्ट हो जाएगा और बाकी दोनों इथाइल ग्रुप बगल वाले कार्बन पे होंगे। ये स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज़ है, वैसे डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो डबल बॉन्ड वाले पार्ट में देख के ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ के हाइड्रोजन को हटा करके आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि केवल मेजर बनाने बोला है। तो अगर इसको हटा के डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 2 2 4 2 6 और 3 9 हाइपर कंजुगेशन आएगा। ऐसा हाइपर कंजुगेशन और किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं आ सकता। इसका मतलब मेजर वनली प्रोडक्ट अगर कंसिडर करना शुरू करें तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन पे मिथाइल और इथाइल होगा, दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे इथाइल और इथाइल होगा। ये ऊपर से भी आ जाता है लेकिन रीअरेंजमेंट वापस से होगा, इसे केस का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये चीज़ ध्यान रखने लायक चीज़ आता है। प्रोडक्ट बनाना आसान सा केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे के सारे क्वेश्चंस घर से एक बार ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में सबसे शुरुआत में इन क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे और इन डिस्कशंस के बाद फिर हम लोग आराम से अगले टॉपिक में मूव करेंगे, E2 एलिमिनेशन वाला पार्ट। और E2 एलिमिनेशन में 2 दिन का टाइम लगेगा क्योंकि उसका स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा समझने लायक होता है। तो इसीलिए हम लोग पहले आराम से इसका डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में E2 शुरू होगा, उसके अगले क्लास में E2 वाला पार्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए यही जो क्वेश्चंस बच गए ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं और कोई होमवर्क आज के लिए नहीं होगा। अगर कोई डाउट है अभी तक जो भी कुछ पढ़ाया है तो आराम से पूछ सकते हैं, जो कुछ भी डाउट है। बोलो अभी अगर कोई भी डाउट है तो। सर डाउट तो नहीं है, लेकिन एक चीज हम देखे थे कि जब भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है तब KOH अल्कोहलिक लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, होता है? ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग E2 एलिमिनेशन कराते हैं तो E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वाले पार्ट को कैरी आउट करते वक्त अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लें, उसको लिखने का तरीका होता है अल्कोहलिक और KOH। तो अल्कोहलिक KOH अगर लेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम प्रोड्यूस कर देता है ये चीज़, जो यहाँ से Br को और H को दोनों को हटाता है। तो अल्कोहलिक KOH में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डिहाइड्रोहैलोजिनेशन E1 के थ्रू अगर होगा तो इस तरह के सिनेरियो में होगा। यहाँ पे मैकेनिज्म E2 होता है सेम रिएक्शन बट E2 एलिमिनेशन के थ्रू हो रहा है। जैसे सब्स्टिट्यूशन था तो अल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन एक जगह SN1 से हो रहा है, दूसरी जगह SN2 से हो रहा है। मान लो ये कंपाउंड है और इसको हम लोगों को इस अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग H2O ले तो भी अल्कोहल बन जाएगा और NaOH ले तो भी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन NaOH में SN2 मैकेनिज्म होगा जबकि H2O में SN1 मैकेनिज्म होगा। तो काम सेम है लेकिन बस रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग अलग है। ठीक है, और कोई डाउट? इसका मतलब बोलो। ये भी पोलर प्रोटिक मीडियम में फेवरेबल होता है क्या? नहीं, पोलर प्रोटिक मीडियम नहीं है। अल्कोहलिक KOH का सेंस कुछ और बनता है। क्या सेंस बनता है जब नेक्स्ट क्लास में आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। बट पोलर प्रोटिक मीडियम नहीं है ये, केवल वहाँ पे एक बेसिक टाइप का पार्ट रहता है, वो बेस वाला पार्ट E2 एलिमिनेशन इंड्यूस करता है। और कोई डाउट? चलो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से।